So we are going to discuss vocabulary today, and now we have already understood what a word is made up of. So just to recap it, a word is basically made up of three parts, which is root word, prefix, and suffix. So you can break a word into three parts. We have seen that in our previous session. Today I'm going to take it a bit further, and we are going to climb one step ahead. So I'm going to introduce what is vocabulary. Our world is the world of words, as you can see on the screen. Our world is the world of words. का मतलब है कि आप जितनी अच्छी तरह वर्ड्स यूज करेंगे, उतना आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड का पता चलेगा कि आपने एक अच्छी जगह से एजुकेशन ली है या आप बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं. अप्रोप्रिएट वर्ड यूसेज मतलब कौन सा वर्ड कहां से सेट होगा, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है. चलिए, उसके बाद अब अ पर्सन्स वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स ही और शी नोज. अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो वोकैबुलरी है वो 10,000 वर्ड्स की है, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने डिक्शनरी याद की थी और मुझको आज भी याद है, और मैं आपको बताऊंगा डिक्शनरी लर्निंग टेक्निक भी आपको बताऊंगा. पर्सन्स वोकैबुलरी क्या है? द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू रिमेंबर. आपके दिमाग में जितने वर्ड्स इंग्लिश के हैं वो आपकी वोकैबुलरी है. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई वोकैबुलरी की. स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर जितने ज्यादा आपके पास वर्ड्स होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देगा. जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बॉडी लैंग्वेज में शो होता है पब्लिक के सामने जब आप बोलते हैं. वोकैबुलरी साइज इज आल्सो लिंक्ड टू योर रीडिंग हैबिट्स, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन हैबिट्स. हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स कि हमारी जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो कैसे आए. तो आज की जो इंग्लिश है हम जो बोलते हैं उसके ऊपर भी कुछ ऐसा ही हुआ. क्या हुआ कि जो आज इंग्लिश बोली जाती है उसके ऊपर भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस है. क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर भी फ्रांस ने बहुत समय तक राज्य किया. 60% ऑफ द वर्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज. अगर आप पुरानी इंग्लिश देखें जिसमें कि लैटिन वर्ड्स के प्रयोग बहुत ज्यादा है, जैसे शेक्सपियर वगैरह की जो जितने नाटक है ना वो सब लैटिन में लिखे गए थे. तो ओल्ड इंग्लिश थी जो कि क्वींस इंग्लिश कही जाती थी, और आज की जो है वो मॉडर्न इंग्लिश हो गई है. सारी हमारी इंग्लिश जो थी वो ब्रिटिश इंग्लिश थी. इसका क्या मतलब है कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते थे एक्सेंट में और ग्रामर में और सेंटेंस फॉर्मेशन में. अब हम लोग कौन सी फॉलो करते हैं? अमेरिकन. सो यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स इज रिक्वायर्ड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. यानी कि आप जितने अच्छे वर्ड्स आपके दिमाग में होंगे, जितनी बड़ी या स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होगी, उतना आप अच्छा कम्युनिकेटर बन पाएंगे. और कम्युनिकेटर बनना कैरियर को आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले सेशन में हमने क्या देखा कि सिंपल वे टू अंडरस्टैंड अ वर्ड इज टू नो अबाउट इट्स फॉर्मेशन. तो वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? द वर्ड फॉर्मेशन इज मेड अप ऑफ रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. रूट. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द कॉमन वर्ड रूट्स कैन हेल्प यू टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड. तो मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक रूट याद कर लिया तो आप बहुत सारे वर्ड्स को अनलॉक कर सकते हैं. अब आपके सामने मैं एग्जांपल देता हूं. एम, एम बोलते हैं इसको, है ना? ये दिखने में तो एम है, लेकिन ये जिस वर्ड में आता है इसका मतलब होता है लव या फ्रेंडलीनेस, है ना? यानी कि इसका कुछ ना कुछ फ्रेंडलीनेस से है. अब इससे कौन कौन से वर्ड्स बने? एमिएबल. तो एमिएबल मतलब फ्रेंडली, है ना? एमिकेबल ये भी फ्रेंडली होता है. दोनों सिनोनिमस टर्म्स हैं. और इसमें कौन सा रूट वर्ड है? एम, जिसका मतलब क्या है? लव या फ्रेंडलीनेस. तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को एम रूट वर्ड का मतलब मालूम है, सो आई कैन अनलॉक एटलीस्ट 10 to 25 वर्ड्स व्हिच हैज गॉट दीज रूट्स. देखिए कितना छोटा सा रूट वर्ड है एक्, एसी, एक्. ये जिसके अंदर भी आएगा उसमें शार्पनेस. शार्पनेस क्या होता है? तीखापन. एक्यूट पेन. आई एम हैविंग एक्यूट पेन इन माय नेक. क्या मतलब है? आई एम हैविंग शार्प पेन. मॉलन्यूट्रिशन. The child was suffering from malnutrition. मतलब insufficient या bad nutrition. सर्क मतलब कि कुछ भी आएगा ना कहीं भी, सर्क इसका मतलब है राउंड, यानी कि सर्कुलर. सर्कमस्टेंस में गोलाकार क्या है? मेरे आसपास का माहौल. सर्कमफ्रेंस. अब जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, उसका आउटर पैरामीटर का नाप लिया, उसे क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस. सफिक्स. तो मैंने आपको कल बताया ही कि एनीथिंग सर्टेन बिगिनिंग्स एंड एंड्स कैन बी एडेड टू a word for changing its meaning. जैसे मैंने आपको बताया sufficient के आगे in लगा दो तो insufficient हो जाएगा, यानी पर्याप्त हो गया अपर्याप्त.
ऑर्डरली के आगे डिस लगा दो तो डिसऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित, डिसऑर्डरली मतलब कि अस्त व्यस्त. So it's not just the roots, but prefix and suffix that help us to arrive at the meaning of the word. So when we try to understand a word, we have to look at not only the root, but we have to look at all the three parts: prefix, root and suffix. Sane, sane का मतलब क्या है? समझदार. और insane मतलब पागल, है ना? इन लगाया तो मीनिंग पूरा उलट गया. तो यानी नेगेटिव प्रीफिक्स लगाने से एक वर्ड का मीनिंग उलट जाता है, अपोजिट हो जाता है. प्रीफिक्स तो बहुत देख लिए, अब आते हैं सफिक्स पे. सफिक्स हर समय लास्ट में लगता है. तो एक नाउन जो है, जैसे क्लास, क्लास क्या है? एक श्रेणी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आप जिस क्लास में पढ़ते हो वाली क्लास. एफ लगा दिया तो नाउन बन गया वर्ब. क्लासिफाई मतलब कि किसी चीज को विभाजित करना. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे. अ सिनोनिम इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन that has almost the same meaning. मतलब कि इंग्लिश के सारे जो वर्ड्स हैं उनका कम से कम एक सिनोनिम तो है ना? इंग्लिश का कोई भी आप वर्ड लेके आओ, उसका एक मिलता जुलता दूसरा वर्ड होगा, लेकिन उसका एक एंटोनिम हो ये जरूरी नहीं है. ठीक है, यानी पर्यायवाची इंग्लिश का है और विलोम शब्द हो सकता है कि ना हो सकता है कि ना हो. सिनोनिम इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. सिन मतलब कि टुगेदर. अब दूसरा जो इसके अंदर पार्ट है वो है ओनिम. ओनिम का मतलब है नेम. तो यानी कि सेम नेम वाले, यानी जुड़वा टाइप के सेम नेम वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सिनोनिम. एंटोनिम इज अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अ गिवन वर्ड. नोइंग एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स विल हेल्प यू टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स. कि सर ह्यूज भी बड़ा है और मैसिव भी बड़ा है, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूं? तो अगर आप सिनोनिम स्टडी करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जैसे मैंने आपको बताया ना, डिसलाइक कहीं यूज कर सकते हैं, हेट कहीं और कर सकते हैं. तो दोनों के शेड्स ऑफ मीनिंग में अलग अलग है. तो जब आपकी इसकी गहराई समझ में आएगी तब आपको उसका यूसेज भी समझ में आएगा. अब हम समझते हैं कि होमोनिम्स क्या होते हैं. होमोनिम्स भी होते हैं और होमोफोन्स भी होता है. होमो मतलब एक जैसा. अब होमो हो गया एक जैसा, निम मतलब नाम. एक जैसे नाम वाले शब्द कहते हैं होमोनिम्स. जैसे एग्जांपल है बैंक. ये होमो मतलब सेम, निम मतलब नेम. सेम नेम वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट दे आर डिफरेंट इन मीनिंग आर कॉल्ड एज homonyms. Homophones are different words which are spelled differently, लेकिन sounds are same, because homo same sounding words having different spelling and different meanings are called as homophones. Another way of increasing your vocabulary is when you have a single word to replace the entire sentence or idea. If you know one word for an entire sentence, then you'll be able to express yourself very briefly. इसका example देखते हैं. A person who believes in God is called a theist. उसे कहते हैं आस्तिक हिंदी में. Person who doesn't believe in God is called an atheist. नास्तिक होते हैं phrasal verb. इसकी भी डिक्शनरी आती है. अब ये होते क्या है? जैसे कि I'm going for. Going for का मतलब है starting. ठीक है, I'm going for a trip to New Zealand. So I'm starting in a trip. Going to, that is attaching. Going on, he is going on making noise. मतलब continuing. Going with, I'll be going with Congress party in the coming election. तो going with है ना, एक अपने आप में एक फ्रेज है. फ्रेज क्या होता है? वर्ड्स का समूह जो अपने आप में एक मीनिंग कन्वे करता है. नेटिव स्पीकर्स होते हैं. नेटिव कौन होते हैं? जिनकी की इंग्लिश मातृभाषा है, जैसे अमेरिकन, ब्रिटिशर्स. दे यूज अ लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा. द पार्टनरशिप केम अपार्ट. अब इसका क्या मतलब है? केम अपार्ट मतलब टूट गई. कम अक्रॉस, अब ये तो मालूम होगा. आई केम अक्रॉस अ बेगर इन द स्ट्रीट. आते हैं हम लोग मुहावरों पे, जिन्हें हम कहते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस. Just like phrasal verbs, idiomatic expressions have warmth and a personal touch. क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी बात को, जैसे कि मैंने बोला कि वो जो बंदा है ना, उससे कुछ रिक्वेस्ट करना मतलब कि भैंस के आगे बीन बजाना. तो मैंने कितनी बड़ी बात को एक संक्षेप में कह दिया. और ये जो मुहावरे होता है, इनका एक हिस्टोरिकल मतलब होता है. मतलब कि सदा से इसको ऐसे यूज किया जा रहा है. इट मेक्स कम्युनिकेशन इम्फैटिक एंड एक्सप्रेसिव. मतलब कि आपकी जो एक्सप्रेशन है ना, उसको और सामने वाले को समझने में आसानी कर देता है. राइट. बैड ब्लड. अब देखो बैड ब्लड, अरे बैड मतलब कि गंदा खून. अरे ये क्या है?
लेकिन इसका बैड ब्लड, गंदे खून से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है एनमिटी। तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव गॉट अ लॉट ऑफ बैड ब्लड, कॉलिंग इट अ डे। तो जैसे कि मान लो, सो टुडे वी विल कॉल इट अ डे एट 8:30। टुडे वी विल कॉल इट अ डे एट 8:30। क्या मतलब है कि हम लोग आज अपना काम 8:30 बजे बंद कर देंगे। जैसे कि हमारी महाभारत है, रामायण है ना, हमारी पुराने वो ग्रंथ है, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स के नाम वोकैबुलरी वर्ड्स बन चुके हैं। जैसे अंगद का पांव, क्या होगा इसका मतलब? अंगद का पांव यानी कि अपनी जगह से अटल होना, है ना। तो उसका जो निश्चय था वो अंगद के पांव के समान था। तो अंगद का पांव, ये शब्द कहां से आया? रामायण से आया। इसमें भी है, उनके भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। देयर आर टर्म्स एंड नेम्स गिवन टू प्लेस, एरा, सिचुएशन अक्रॉस हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स और माइथोलॉजिकल फिगर्स। एशलीज हील है, एक बंदा था जो कि उसको कहीं भी आप तलवार मारो मरता नहीं था, लेकिन उसकी हील क्या होती है? जो अपन हील होती है ना अपनी, वो उसका वीक पॉइंट था। जैसे एशलीज हील क्या है? एशलीज इज अ टर्म which is used to describe the most vulnerable point of a body, मतलब ऐसी जगह जहां से मारने पे मर जाए। तो एशलीज एक बंदा था जो कि इनकॉन्करेबल था, मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसको कहीं भी मारा चोट नहीं लगती थी। लेकिन उसकी जो हील थी, हील होती है जहां पर लोग एड़ी कहते हैं, उन्होंने तीर मारा तो वो मर गया। तो ऐसी जगह जो कि आपका वीक पॉइंट हो, तो इंग्लिश इज द एशलीज हील ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एशलीज क्या है? अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब कि वीक पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन अदरवाइज इनवल्नरेबल, मतलब कि इनकॉन्करेबल, जिसको कभी जीता ना जा सके। इन ग्रीक, ही इज अ ग्रीक वॉरियर। ऐसे करके हमने हिस्टोरिकल अपने ग्रंथों में से नाम निकाल के उसको वोकैबुलरी की तरह यूज करते हैं ना, तो उसे ही कहते हैं एपोनिम्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हर समय कंफ्यूज किए जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपस में जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है ऑनरेरी और ऑनरेबल। अभी इसको आपस में कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑनरेरी होता है जो फ्री में काम करता है, ऑनरेबल मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि चलो अपनी क्वालिटीज बताओ, तो बोलते हैं आई एम हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के लिए एक अच्छा वर्ड है इंडस्ट्रियस, ठीक है, पर इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है। एक और वर्ड है इंडस्ट्रियल, इसका लेना देना है। तो आपस में कभी इंडस्ट्रियस को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इंडस्ट्रियल से। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, कि मैं बहुत मेहनतकश हूं, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू टेक्निकल, जैसे कि इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड। तो ये भी कभी के वर्ड्स आपस में कंफ्यूज किए जाते हैं। एक और वर्ड अर्बन, रूरल और अर्बन। रूरल होता है गांव, और अर्बन क्या होता है? शहर। अर्बेन का मतलब क्या होता है? पॉलिश। जैसे एक बंदा है, उसको सारे शहर के कायदे कानून मालूम है कि सूट कैसे पहनना है, उठना कैसे बैठना है, 5 स्टार होटल में कौन सा खाना, कैसे कटलरी यूज करनी है ना, ये सब सभ्य उसमें आता है ना, उसे कहते हैं पॉलिश। ही इज अ अर्बेन पर्सन, मतलब कि ही नोज एवरीथिंग, ही नोज हाउ टू ड्रेस, ही नोज व्हाट टू वेयर,